इसी क्रम में आगे चलते हैं बेटा रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे पेपर में क्वेश्चन 100% आने ही आने में बताया। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का यही है बेटा। एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH होता है। कौन सा समूह है? लास्ट में OH आया, इसलिए सर अल्कोहल समूह बन गया। तो इसका साधारण नाम एथिल अल्कोहल ही है। इस पे शराब में इसका यूज किया जाता है, पढ़ाई आपने। भौतिक गुण क्या है? ये सर रंगहीन होता है, कलरलेस। पानी में ये बेटा घुलनशील है, इसीलिए मिला के पीते हैं पानी में भाई। जिससे गंध होती है सर, और ये ज्वलनशील है। देखा है ना आपने, वार्म में देखा होगा, वो भी आवाज होते हैं क्लब टाइप के, वहां निकालते हैं आग से, एकदम आग निकल जाती है मुंह से, तो बस वही है, ज्वलनशील है, जलता है। इसीलिए ये जो फार्मूला निकल के आया है, ये निकल के आया है ग्लिसरॉल का। इसी को ग्लिसरीन भी कहते हैं। देखा है ना नाटकों में, आंसू नहीं आते, सांस बहुत सारे, जैसे ड्रॉप डाला आंसू की जड़ी लग गई, यही है वो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। नेल में भी लोग लगाते हैं, नेल पॉइंट, नेल पॉलिश करते हैं उसको साफ करने के लिए, और ये बन गया सोडियम स्टीरेट यानी कि साबुन। वेलकम टू इलेक्शन रनिंग पॉइंट। मैं आयुष पाठक पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है, जो रोड मैप तैयार किया गया था क्लास 12 मैथ के लिए और क्लास 10 साइंस के लिए, उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का, कार्बन एवं उसका रासायनिक परिचय। ये चैप्टर केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाता है। इस चैप्टर्स में मेटल के बाद क्या लास्ट का टॉपिक रहता है बेटा, जिसमें कार्बन का हम लोग समझते हैं कैसी इसकी प्रकृति होती है, इसकी सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है, चतुसंयोजकता क्या होती है, और कार्बन के जितने भी गुण होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनको समझते हैं। तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम कार्बन को पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें दो टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। एक तो यहाँ से एमसीक्यू सबसे ज्यादा इसी चैप्टर के बनते हैं, प्लस जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं बेटा 6 मार्क्स 7 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, वो भी यहीं से पूछने को मिलता है, जिसमें साबुन और अपमार्जक का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के सेशंस में। तो एनसीईआरटी पूरा यहाँ पे कवर किया गया है, तो एनसीईआरटी पैटर्न से ही ये चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ कार्बन के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है। क्या है कार्बन? सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कार्बन में 6 परमाणु क्रमांक होता है बेटा, और परमाणु भार इसका होता है 12। जो नीचे परमाणु क्रमांक लिखा है बेटा, तो हमको इतनी जानकारी पहले से होनी चाहिए, क्लास 9th में हम लोग पढ़ के आए हैं। परमाणु क्रमांक जो होता है वही उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और वही उसकी बेटा प्रोटॉनों की संख्या होती है। जबकि बेटा यह भी आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाला जो मान है बेटा, उसको परमाणु भार कहते हैं, और परमाणु भार को हम लोग और नाम से जानते हैं, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान की संख्या, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी का एक और नाम होता है बेटा न्यूक्लियानों की संख्या। न्यूक्लियानों की संख्या, ये कुछ बेसिक था। तो यहां पढ़ेंगे हम कार्बन के बारे में। क्या है कार्बन? तो सबसे पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक अभी मैंने समझाया था, कितना होता है बेटा? 6। उसके बाद कार्बन मतलब आपको पता ही है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो वही निकालते हैं हम 2n² के अनुसार, 2,8 ऐसी कक्षा भरी जाती है, 2 8 8 18 18 32। तो यहाँ पे कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। ठीक है, तो इसके अंतिम कक्षा में 4 पाए गए, अंतिम उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए कार्बन को चतुसंयोजकता कहा जाता है, यानी कि 4 संयुक्ता वाला तत्व। ठीक है, तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी? 4, इसलिए इसका नाम क्या है? चतुसंयोजकता। आबंध बनाने के इसके अंदर अलग, कार्बन अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और ना ही ग्रहण करता है। ठीक, ये 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन ना ही इसको त्यागता है और ना ही इसको ग्रहण करता है, यह सहसंयोजक आबंध बनाता है। खुद कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हेलोजन अम्ल के साथ, इन सब के साथ अलग अलग कंडीशंस में बनाता है। इनको बनाने के लिए परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है इसमें। इसकी उपस्थिति देखिए बेटा, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में पाया जाता है, और ये टोटल परसेंटेज का कितना है? 0.02% कार्बन की मात्रा हमारे भूपर्पटी में पाई जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लगभग कितने परसेंट है? तो बताया था ना, ऑक्सीजन तुम्हारा 21%, नाइट्रोजन 78%, वही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ये बेसिक परिचय था बेटा। यहां से एमसीक्यू बन सकते हैं कि कार्बन की प्रकृति कैसी होती है। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। तो कार्बन की प्रकृति बेटा कैसी हो गई? चतुसंयोजकता। तो इसकी प्रकृति हो गई चतुसंयोजकता, 4 संयुक्ता वाला। ठीक, तो ये था बेसिक। अब बढ़ते हैं आगे, कार्बन के बारे में समझते हैं, इसकी प्रकृति के बारे में समझते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो मैं पहला ही क्वेश्चन आया बेटा, ये एनसीईआरटी का बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हर बार पूछा जाता है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में बताइए। मतलब कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर है वो क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर है वो कैसा है, तो उसके बारे में समझते हैं हम। तो कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या के कारण इनकी कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसके अंदर गुण पाया जाता है श्रृंखलन का। ठीक है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिससे ये परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़कर अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। तो यह कार्बन की वह अद्वितीय गुण है। अद्वितीय मतलब इसके अलावा, कार्बन के अलावा कोई तत्व नहीं है जिसके पास ये गुण पाया जाता है।
जिसके कारण इसके परमाणु आपस में जुड़कर लंबी शाखित या वलय जैसी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो कार्बन ही ऐसा एकमात्र एलिमेंट्स है जो बेटा अलग परमाणु साथ साझा करके एक बहुत लंबी श्रृंखला बनाता है, जिसकी आकृति जो होती है या तो शाखित होगी या वलय के आकार की होगी, रिंग के आकार की होगी। श्रृंखलन गुण के कारण ही कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाता है। सबसे अधिक जो यौगिक बनाने वाला तत्व है वो कार्बन ही है, वही सब लिखा है। इसकी संयोजकता मैंने अभी डिटेल में बताई थी। कार्बन 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अंतिम उपकोष में, तो ये चतु संयोजकता बन जाता है। 4 संयोजकता होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चतु संयोजकता। तो इसीलिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण यह अन्य 4 परमाणु में बताया था। 4 परमाणु कौन कौन सा, कार्बन के साथ, खुद अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन। हैलोजन में मैंने आपको बताया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तत्व आते हैं। तो इनके अंदर चतुर संयोजकता है। 4 कौन कौन से इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर सकता है, कार्बन खुद कार्बन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, और चौथा बेटा है हैलोजन से, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आती हैं। से संयोजक आबंध बनाकर जुड़ सकता है, इनसे आपस में कनेक्ट हो सकता है। तो ये थे कार्बन के गुण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इन पॉइंटों को आप जरूर नोट डाउन करें। अब कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं बेटा, तो इनके अपर रूप कार्बन के आपने पढ़े होंगे। कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं बेटा। कौन कौन से 3 अपर रूप पाए जाते हैं बेटा, एक तो हीरा, एक ग्रेफाइट और एक फ्लोरीन। फ्लोरीन की खोज पता है आपको, बंकमिस्टर फ्लोरीन ने की थी, इसीलिए इसका नाम फ्लोरीन है, जिसकी संरचना बेटा बॉल जैसी होती है। तो यही कार्बन के 3 अपर रूप है बेटा। अपर रूप मतलब इसको मॉडिफाई करके हाईएस्ट फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये कार्बन के अपर रूप हैं। तो कार्बन की संरचना जो है, ये सबकी संरचना दी गई है, सभी की ये सबके प्रॉपर्टीज दिए हैं, गुण क्या क्या है और इनका हम उपयोग कब कैसे करते हैं वो दिया गया है। तो सबसे पहले जो कार्बन का पहला अपर रूप है वो बेटा हीरा। ठीक है, हीरा क्या है, कार्बन का अपर रूप। बहुत से बच्चे कंफ्यूज आते हैं, हीरा धातु में सबसे कठोर धातु हीरा नहीं, हीरा धातु है ही नहीं, हीरा है कार्बन का अपर रूप। और कार्बन क्या है बेटा, अधातु। कार्बन क्या है, अधातु। तो कार्बन एक अधातु है जिसका अपर रूप है हीरा। अगर पूछा जाए प्रकृति में सबसे कठोरतम अधातु क्या है, तो हम आंसर लगाएंगे बेटा हीरा। हीरा धातु नहीं है, ठोस उसके हमारा हीरा मत लगा देना। ये कार्बन का एक अपर रूप है और कार्बन एक बेटा अधातु है, ना कि धातु। तो हीरा जो है, इसका जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो बेटा 3D फॉर्म में होता है, यानी कि त्रिविमीय, और कठोर संरचना है ही, वो तो मैंने अभी बताया ही था। और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, आंसर तब हीरा लगाएंगे, धातु में नहीं लगा देना। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हमारा हीरा है और यह विद्युत का कुचालक होता है। कैसा होता है, कुचालक, मतलब नॉन कंडक्टर, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। इसका गलनांक जो होता है हाई होता है, यानी कि उच्च गलनांक इसका पाया जाता है। इसका उपयोग बेटा हम आभूषण में, पता ही है हीरे की आपको अंगूठी आती है, तो डायमंड वही सब है। आभूषण में, कांच काटने वाले उपकरण में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये था बेटा पहला अपर रूप यानी कि हीरा। उसके बाद दूसरा है बेटा ग्रेफाइट। पेंसिल याद है ना, पेंसिल वाला सीन, बस वही है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो षटकोणीय परतों वाली होती है। षटकोणीय का मतलब होता है बेटा हेक्सागन। षटकोणीय का मतलब हेक्सागन, यानी कि जिसकी 6 साइड होती है बेटा, 6 भुजाएं होती हैं, वो षटकोणीय होता है, 6 कोण के आकार का। तो इसकी अभी संरचना दिखाएंगे, मेरे पास जो पिक्चर फॉर्म में भी है, इससे आपको बेहतर दिमाग में क्लिक कर जाएगा। तो षटकोणीय इसकी परतों की संरचना होती है। ये चिकना होता है और विद्युत का सुचालक होता है, ये कंडक्टर होता है, इसमें करंट का फ्लो आसानी से हो सकता है। ये विद्युत का क्या है, सुचालक। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा एमसीक्यू कैसे इनसे कवर करेंगे। और इसका उपयोग पेंसिल की नोक में ग्रेफाइट होता है, स्नेहक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। लास्ट हमारा है फुल्लीन, जिसकी खोज बंकमिस्टर फुल्लीन ने की थी, इसीलिए इसका फुल्लीन नाम रख दिया गया। इसकी संरचना मैंने बताई थी बेटा, फुटबॉल जैसी संरचना होती है। C60 लिखा है, कार्बन 60 इसमें दिखाया गया है। तो खोज और अनुसंधान के उपयोग में इसका हम गुण है इसका, और उपयोग तो पता ही है, वही सब नॉर्मली है। तो यानी कि इससे एमसीक्यू कैसे बनता है, कार्बन का ऐसा अपर रूप जो विद्युत का कुचालक हो। सीधा आंसर क्या लगाएंगे बेटा, हीरा, क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन का ऐसा अपर रूप जो विद्युत का सुचालक को, तुरंत पकड़ लेंगे ग्रेफाइट को। किसको, ग्रेफाइट को। मैं लिख के बता रहा हूं, इन दो में से एक एमसीक्यू छपेगा पेपर में इस बार। कार्बन का वह अपर रूप जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ भी है और विद्युत का कुचालक भी है, तब हम क्या पकड़ेंगे बेटा, हीरा। और कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत का सुचालक है, तब क्या पकड़ेंगे, सुचालक में ग्रेफाइट को। और इसका जो C60 के बारे में पूछा जाए, फुटबॉल जैसी संरचना होती है, तब क्या पकड़ लेंगे, फुल्लीन के बारे में। तो ये थे कार्बन के कुछ प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को हमने समझा। अब उसके बाद चलते हैं इसी में आगे। ये इसकी अलग अलग संरचना है। अब इस संरचना से आपको बेहतर सब चीजें समझ में आएंगी। तो ये इसकी अलग अलग बेटा क्वालिटी, अलग अलग संरचना है। सबसे पहले ये डायमंड, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आए। तो ये बेटा डायमंड की स्ट्रक्चर दी गई है, ये डायमंड है। ठीक है, ये ग्रेफाइट है, ये इसके साधारण फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है। और ये बंकमिस्टर फुल्लीन में मैंने बताया था, ये इनके ऐसे फिगर्स होते हैं।
इनको लेकर हम जब संरचना के रूप में तोड़ते हैं, स्ट्रक्चर के रूप में तोड़ते हैं, तो ये ऐसी दिखाई देती है। तो ये ग्रेफाइट की संरचना है। किसकी है? ग्रेफाइट की। ये हीरे की संरचना है, यानी कि 3D फॉर्म में लिखी है, त्रिविमीय के रूप में लिखा है बेटा। और ये लास्ट में दिया गया है फुलरीन की। यहां पर ये C60 होते हैं, इसीलिए इसको C60 कहा जाता है। ये पॉइंट्स आप गिनोगे 60 काउंट होंगे, तो इसकी ये फुलरीन की संरचना है। तो ये 3D फॉर्म में होता है हीरा, और ये हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में बताया था ना, ये क्या है? विद्युत का कुचालक। क्या है? विद्युत का कुचालक। अरे भाई, कुचालक ये था, ये कुचालक नहीं था। ये क्या था? सुचालक। यही तो करंट का फ्लो होता है। तो भाई सुना करो ध्यान से, हाँ में हाँ मत मिलाओ। तो ये है विद्युत का सुचालक। उसके बाद दूसरे नंबर पे डायमंड हीरा आया। ये हीरा का मैंने बताया था, हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है ये बेटा, विद्युत का कुचालक। इसकी एक और क्वालिटी होती है बेटा, एक और क्वालिटी क्या होती है? इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो कार्बन के जिस अपरूप का गलनांक सबसे उच्च होता है, कौन सा है बेटा? डायमंड यानी कि हीरा। गलनांक तो उच्च होगा ही, तभी तो ये कठोर बना है। और लास्ट में ये फुलरीन। बंकमेस्टर ने खोज की थी, इसकी संरचना बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो ये फुटबॉल यानी कि बॉल जैसे आकार की बन जाती है, इसलिए इसके बॉल जैसी संरचना पाया जाता है। तो ये था इनका सिंपल फॉर्म, और ये है इसका स्ट्रक्चर मेथड, कैसे इनका स्ट्रक्चर बनता है। तो ये थे कार्बन के अपर रूप। ठीक है, एमसीक्यू से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अब अगला टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबसे अच्छा टॉपिक, ये है हाइड्रोकार्बन। तो बेटा हाइड्रोकार्बन को हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो इस पेज को बाद में देखते हैं। सबसे पहले एक ब्लैंक पेज लेते हैं, जिसमें पूरा आपको हाइड्रोकार्बन डिटेल में हम समझा देते हैं। तो इतनी जगह पर्याप्त नहीं, और डिटेल में चलते हैं। सबसे लास्ट में आए, आज की पीपीटी थोड़ी बड़ी है तो टाइम लगेगा, इसमें समझिएगा ध्यान से। तो ये बेटा इसमें समझते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग। क्या है हाइड्रोकार्बन, क्या है इसकी प्रोसेस। तो ये लिखा हमने जैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। यानी कि ऐसे तत्व जिसमें ऐसे तत्व या यौगिक है, ऐसे पदार्थ जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग को। जोड़ का मतलब क्या होता है? संयोग, जुड़ना, आपस में मिलना। तो हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन बेटा। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बेटा दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लिखने का तरीका बताऊंगा बेटा बोर्ड में कैसे लिखना है, परेशान मत होना, अभी सिर्फ समझना है आपको। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध से संतुष्ट हो जाते हैं, उनको कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध या त्रिबंध लगा होता है, ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, उसको कहते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड लगा होगा, इसमें डबल बॉन्ड लगा होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा। किनके बीच? कार्बन श्रृंखलाओं के बीच। किनके बीच? कार्बन के मैंने गुण बताए थे, 4 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? चतुसंयुगता। एक कार्बन खुद कार्बन के मध्य बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, दूसरा हाइड्रोजन के मध्य, और तीसरा मैंने बताया था हैलोजन, और चौथा ऑक्सीजन। इनसे ये बंध आपस में बना लेता है। तो संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर बेटा जो आते हैं, वो आते हैं आपके एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी सर क्या होता है बेटा? ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यह अंतर पाया जाए, CnH2n+2। यानी कि जितने कार्बन के अणु हैं उसके दुगने से 2 ज्यादा अणु पाए जाएं हाइड्रोजन के पास, तो वो आती है एल्केन श्रेणी। और इन सभी के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड का यूज होता है। हमेशा किसका बॉन्ड होगा बेटा? सिंगल बॉन्ड का यूज। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध होता है उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध या त्रिबंध लगा होता है उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी के सदस्य आएंगे। एल्केन श्रेणी वह श्रेणी है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इट मींस बच्चा जिसमें कार्बन के जितने भी संख्या होगी परमाणुओं की, हाइड्रोजन में उसके दुगने से 2 ज्यादा लिए जाएंगे। कैसे सर, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो आइए चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या बताया मैंने? CnH2n+2। तो जब फॉर्मूला CnH2n+2 है तो n बराबर सर रख के देख लीजिए, एक पता चल जाएगा इसका पहला सदस्य कौन सा है। होता क्या हाइड्रोकार्बन? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो और कोई दूसरा तत्व ना आ जाए। तो n बराबर इसमें 1 रखा, तो Cn की जगह 1, H2n की जगह 1 और +2। तो C
एक तो एक ही लिखा है, H 2 एकम 2 प्लस 2, तो निकल के आ गया बेटा CH4। अरे सर ये तो पढ़ा है हमने, इसको मेथेन गैस कहते हैं, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। हाँ बेटा, तो ये मेथेन नाम इसका पढ़ा कैसे, इसको मार्स गैस जो मेथेन गैस है उसका नाम पढ़ा कैसे उसको समझिएगा बेटा। इसका नाम क्या है, एल्केन, इसके लास्ट में सब में एन आएगा तो मेथेन आया। अब बेटा ये पढ़ा है आपने कार्बन, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ, दो कार्बन को एथ, पढ़ा है ना, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेका। ये एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये अलग अलग कार्बन को कहा जाता है। तो यहां सी कितना है, एक कार्बन का कहते हैं बेटा मैथ, क्या कहते हैं, मैथ। कौन सी श्रेणी है, एल्केन, लास्ट में क्या जुड़ जाता है, एन, तो मैथ में एन जुड़े क्या बन गया, मेथेन। तो ये इसका साधारण नाम नहीं बेटा, यही इसका हो गया IUPAC नेम। एक अलग से वीडियो आएगा IUPAC का, इस चैप्टर में IUPAC समझेंगे, लेकिन बहुत डिटेल के लिए एक अलग स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा जिसमें कक्षा 10 और 11 12 तक की IUPAC को कवर करेंगे। फोकस अपना मेनली रहेगा कक्षा 10 पर, तो उसी बेस पर समझेंगे। तो ये था संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध लगा होता है। इसके अंदर एल्केन श्रेणी के सदस्य आते हैं जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एन का मान जब 1 रखा तो मेथेन मिला, यानी कि मेथेन जो है एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य हुआ। ऐसे ही सदस्य बढ़ते जाएंगे। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, एक कार्बन क्या होता है, मैथ, यही अगर कार्बन 2 कर दिए मैंने तो H कितने होते हैं, दुगने से 2 ज्यादा, 2 का दुगना 4 और 4 में 2 जोड़ा क्या बना, 6, C2H6। नाम सर कैसे निकालेंगे, ये देखो बेटा, दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, लास्ट में क्या जोड़ना है, N, क्योंकि कौन सी श्रेणी थी, N, एल्केन, तो एथ में जब N जोड़ेंगे बेटा क्या बन गया, एथेन। ये होता है दूसरा सदस्य। ऐसे निकलते चले जाएंगे। C3 करेंगे तो H कितना आएगा, दुगने से 2 ज्यादा, 3 का दुगना 6, उसमें 2 जोड़ा 8, यानी कि C3H8 क्या बन गया बेटा, 2 3, यानी कि प्रोपेन। ऐसे ही C4 करेंगे तो इसका बन गया 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी कि H10। नाम क्या बन गया बेटा इसका, ब्यूटेन। ऐसे ही इसके नाम को डिफाइन करते जाएंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन और ये लास्ट में डेकान बन जाएगा। तो ये थे बेटे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पूरी प्रोसेस। अब दूसरे नंबर पे आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड लग रहा हो या ट्रिपल बॉन्ड लग रहा हो। तो सर जैसे इसका नाम एल्केन है, इनका भी कुछ नाम है, जी हाँ इनका भी नाम है। तो द्विबंध जो होता है बेटा उनको कहते हैं हम लोग एल्कीन श्रेणी। तो इसमें जगह नहीं है, जिसको जगह बनाते हैं बेटा, तो इसके अंदर कौन सी श्रेणी मैंने बताई है, एल्कीन श्रेणी। तो इसके मध्य बनती है एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी सर इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n, यानी कि जितना कार्बन होगा उसका जस्ट डबल क्या होगा, एल्कीन में, यानी कि हाइड्रोजन में। लास्ट में एल्काइन आता है जो कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है बेटा। सर इसका भी रासायनिक सूत्र होता है, समान सूत्र, अरे भाई बिल्कुल होता होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें दुगने से 2 कम, इसमें फिक्स दुगने, और इसमें दुगने से 2 ज्यादा। जिसमें दुगने से 2 ज्यादा है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एकल बंध लगेगा। जिसमें फिक्स दुगने हैं वो द्विबंध का काम करेगा, और जिसमें दुगने से कम है वो ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध का काम करेगा। तो ऐसे डिफाइन होता है हाइड्रोकार्बन। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। अरे सर एक चीज छूट गई, इनके एग्जाम्पल भी बता दो, देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे एल्कीन है, इसका समान सूत्र क्या लिखा मैंने, CnH2n जस्ट डबल। अगर n बराबर 1 लिया तो H जस्ट डबल 2 हो गया, यानी कि CH2। सर ये किसका फॉर्मूला होता है, बना लो भाई, किसका फॉर्मूला होता है, बनाना अपने हाथ में है। एक कार्बन का कहते हैं मैथ, क्या कहते हैं, मैथ। फॉर्मूला किसका है, एल्कीन का। लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, इन। जैसे n था तो n जोड़ा, इन था तो इन जुड़ेगा। तो सर मैथ और इन क्या मतलब होगा, इनको मिला के देख लो बेटा, मैथ प्लस इन, तो इसका नाम बन गया बेटा मैथीन। क्या नाम बन गया, मैथीन। सर और भी बताओ, तो n बराबर 2 रख लो बेटा, तो C2 हो गया, H जस्ट डबल C2H4। 2 को क्या कहते हैं बेटा, एथ, एथ में n जोड़ेंगे तो इसका IUPAC नाम बन गया एथीन। वैसे इसका साधारण नाम क्या है बेटा, एथिलीन। फलों को पकाते हैं ना, वही गैस है ये एथिलीन, C2H4। ऐसे ही बनता जाएगा। और लास्ट में हमारा है एल्काइन। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, दुगने से 2 ज्यादा, तो CnH2n-2। सर इसमें n बराबर 2 रखो, अरे 1 क्यों नहीं रखा, अरे देखो भाई, जैसे ही हमने n बराबर 1 रखा तो C तो 1 हो गया, H दुगना 2 का दुगना 2 माइनस 2, तो 2 से 2 गया बेटा 0 आ गया, तो C1H0। H0 का मतलब H है ही नहीं, तो केवल क्या बचा C।
अब सर हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या बताई थी आपने? ऐसे पदार्थ, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के योग से मिले या जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही पाया जाए। अब इसमें सर कार्बन दिख गया, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो ये हुआ हाइड्रोकार्बन? नहीं हुआ। तो जब हाइड्रोकार्बन ही नहीं है तो n बराबर 1 रखने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। इसीलिए इसमें n बराबर पहले क्या रखा जाता है बेटा? 2 रखा जाता है। जैसे ही मैंने n बराबर 2 रखा यहाँ, तो C2 हो गया H, 2 का दुगना बेटा 4 और -2, तो C2 4 में से 2 गया 2, तो ये निकल के आया C2H2। सर इसका IUPAC नाम बता दो, साधारण नाम भी बता दो। तो ये तो आप लोग खुद निकाल सकते हैं, ये तो दाएं हाथ का खेल है। कैसे? 2 कार्बन को क्या कहा गया था? H, तो यहां 2 कार्बन को लिखा हमने H प्लस एल्काइन श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो एल्काइन श्रेणी में लास्ट में आयन जुड़ता है, तो एथ में जैसे ही आयन जोड़ा हमने, क्या जोड़ दिया? आयन, तो बन गया हमारा एथाइन। तो ये हो गया एथाइन। और बेसिस का साधारण नाम क्या है बेटा? तो ये फॉर्मूला है एसिटिलीन का। तो ये था इसका साधारण नाम और ये था सिस्टम। तो ये पूरा प्रोसेस है बेटा हाइड्रोकार्बन का। फिर से एक बार रिकॉल करिएगा, हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन के अंदर बेटा 2 पार्ट हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध से संतुष्ट होते हैं उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन जाता है। इनके अंदर एल्कीन श्रेणी के सदस्य आते हैं जिसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है, जिसका पहला सदस्य मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि है। लाइन से मैंने बता दी। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सर, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध या त्रिबंध लगा होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अंदर एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी के सदस्य आते हैं जिनके सामान्य सूत्र क्रमशः CnH2n तथा CnH2n-2 होता है। ये लिखा है। तो ये सब इनके पार्ट थे। ये डिटेलिंग इसलिए बताई क्योंकि हाइड्रोकार्बन में ये जो अंतर है इस बार आपके 100% बोर्ड में छपने वाले हैं। क्या आएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। तो मैंने 3 अंतर समझा दिए हैं, 4 अंतर बता दिए हैं, उनको ही आसानी से आप लिख कर आ सकते हैं। तो ये पोर्शन था हाइड्रोकार्बन का। बैक टू पवेलियन। अब हम चलते हैं अपने वहीं जहां से हमने स्टार्ट करा था। तो देखिएगा, आजा बेटा, कहां चला गया? ये आ गया बेटा, हाइड्रोकार्बन था अपना पोर्शन। तो वहीं पहुंचते हैं सीधा हाइड्रोकार्बन के पास। तो हाइड्रोकार्बन मैंने परिभाषा भी समझाई दी थी, इसमें अलग से दी गई है। ऐसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होता क्या बेटा, इसकी परिभाषा समझेंगे। वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के योग से बनता है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के योग को हम लोग बेसिकली कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के योग से बनता है, जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही पाया जाता है, उसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। तो ये था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के प्रकार मैंने बताए थे। ये पूरा श्रेणी बना है, कौन कौन से प्रकार है, किसमें कौन सा बॉन्ड लगता है, इसके एग्जाम्पल क्या है, सर इसका समान सूत्र क्या है, और इनके लास्ट में लगाते क्या है। जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर समझाया था वही यहाँ डिटेलिंग में दिया गया है। इनको आप कॉपी पेन लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा बेटा, इनको लिखिएगा जरूर। देखने से कुछ नहीं सीख पाएंगे आप जब तक कि आप कॉपी पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले प्रकार में क्या आया था? सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये कार्बन कार्बन श्रृंखला के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, एकल बंध का काम करते हैं बेटा। और इसके अंदर एल्कीन श्रेणी आती है। क्या आती है? एल्कीन श्रेणी। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था CnH2n+2। जितने ही कार्बन होंगे की संख्या होगी इसमें, उसमें दुगने से 2 ज्यादा कर देंगे हाइड्रोजन में, तो ये होता है। और इसके लास्ट में एन जुड़ जाता है। अनुलग्न का मतलब होता है सफिक्स जो लास्ट के नाम में लगाया जाता है बेटा, इसके लास्ट में क्या जुड़ जाता है? एन। इसीलिए इसके एग्जाम्पल में आया था बेटा मेथेन, एथेन, यानी कि CH4, आगे वाला बढ़ाएंगे C2H6, बनता ही चला जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा बेटा। दूसरा प्रकार जो था वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, मतलब अनसैचुरेटेड था। इसमें कार्बन कार्बन श्रृंखला के बीच में या तो डबल बॉन्ड लगता है या फिर बेटा ट्रिपल बॉन्ड लगता है। सर डबल बॉन्ड कब लगता है? जब बेटा एल्कीन श्रेणी के सदस्य आते हैं, इनका समान सूत्र CnH2n होता है। इनके लिखे भी हैं, ये समझाए भी थे मैंने, एथीन, प्रोपीन, ये सब इनके नाम है बेटा। तो इसमें जब 1 रखते थे हम लोग तो CH2 एथीन, फिर 2 रखेंगे डबल हो जाएगा, एथिलीन इसी का नाम है, मैथ एथीन प्रोपीन, मैथीन प्रोपीन बनते ही चले जाएंगे। जब हम 3 रखेंगे तो यहाँ जस्ट डबल 6 हो गया। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, लास्ट में इन जुड़ा है तो प्रोपीन बन जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगता है बेटा? इन। तो ये था ये सिस्टम। लास्ट असंतृप्त का ही भाग था जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगता था बेटा। तो इसमें एल्काइन श्रेणी के सदस्य आते थे जिसका समान सूत्र CnH2n-2 होता है। तो इसके लास्ट में
क्या लगा देते हैं, आइन। नाम भी बताया था, एक क्यों नहीं रखा था, क्योंकि जब हम एक रख रहे थे तो हाइड्रोजन प्राप्त ही नहीं हो रहा था, तो ये संतृप्त क्या हाइड्रोकार्बन ही नहीं बना, तो इसीलिए इसमें 2 से स्टार्ट करते हैं। तो एथाइन बना था जब C2 रखा था, तो यहाँ C2H2 यानी 2 का 2 गुना 4, और 4 से 2 कम किए तो कितना आया 2, तो ये इससे बना था। प्रोपाइन निकालेंगे C3, 2 गुने से 2 कम, 3 का 2 गुना 6, 6 में से 2 गया बेटा 4, तो C3H4 इसका प्रोपाइन से था। तो ये पूरा प्रोसेस था बेटा किसका, हाइड्रोकार्बन का। तो आज हमने ये हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल में समझा, कैसे हाइड्रोकार्बन वर्क करता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में इनका आंसर मैक्सिमम पूछा जाता है, तो सेम इसी पैटर्न पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कॉपी पे ऐसे ही लेके आइएगा। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का लेके आए हैं। सबसे पहले प्रकार डालेंगे, बंद डालेंगे, किसमें कौन सा लगता है, उदाहरण लिखेंगे, सामान्य सूत्र लिखेंगे और अनुलन के। ऐसा अगर आप लिख के आएंगे तो बहुत शानदार मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इसमें। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये जो परिभाषा है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों परिभाषा। सबसे पहले हम लोग प्रकारात्मक समूह को कवर करेंगे, उसके बाद समजातीय या सजातीय श्रेणी को समझेंगे। तो इनको समझने के लिए पहले एक चीज समझिएगा बेटा, ये समूह है प्रकारात्मक समूह, इन्हीं को बेटा क्रियात्मक समूह भी कहा जाता है। तो पेपर में अगर ये लिख के आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है सर, दोनों का मतलब सेम ही है, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। तो इसको समझते हैं, तो इनके अंदर क्या गुण होते हैं उनको समझिएगा। तो कार्बन श्रृंखला में वह परमाणु, कार्बन श्रृंखला में बेटा वह परमाणु या परमाणुओं के समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। कार्बन या कार्बन के स्तर जो परमाणु पाए जा रहे हैं या परमाणु का समूह पाया जा रहा है, वो उसके यौगिक के रासायनिक गुणों का जो निर्धारण करते हैं बेटा, उसी को कहा जाता है क्रियात्मक समूह। क्या लिखेंगे, कार्बन श्रृंखला में वह परमाणु, कार्बन श्रृंखला में वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है बेटा, उसी को क्रियात्मक या प्रकारात्मक समूह कहा जाता है। इसके एग्जांपल में देखो अलग अलग आए हैं, ये पूरा लिख के आना है। हेलोजन के अंदर क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आते हैं बेटा, हेलोजन समूह आया। एक एल्कोहल समूह है जिसके लास्ट में OH लगा होगा, एल्कोहल समूह होगा, और इसके लास्ट में जब निकालते हैं यूपीएससी तो क्या जोड़ देते हैं बेटा, ऑल। ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड समूह, यानी कि इसमें CHO होगा बेटा, ये CHO से पता चलेगा एल्डिहाइड समूह है, और इसके लास्ट में बेटा अल जोड़ देते हैं। हम अभी डिटेल में समझाएंगे यूपीएससी में, एल या अल एक ही बात है। कीटोन समूह का ये फॉर्मूला है, इसके लास्ट में ऑन जोड़ देते हैं, और लास्ट छपा नहीं है, वो लिख रहा है आपको कार्बोक्सिलिक समूह, जिसका सूत्र ये होता है COOH। इसके लास्ट में बेटा ओइक जोड़ देते हैं, ओइक अम्ल, मेथेनोइक, एथेनोइक, अभी सब समझाएंगे यूपीएससी में, उसको बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। ये बेसिक था, ये परिभाषा आती है संक्षिप्त टिप्पणी में कि क्रियात्मक समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या प्रकारात्मक समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्या लिखेंगे, कार्बन श्रृंखला में वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, उसको क्रियात्मक या प्रकारात्मक समूह कहते हैं। एग्जाम्पल में हुबहू ऐसे ही लिख के आना है, जिससे आपके पूरे मार्क्स कट टू कट मिल ही जाएंगे। तो इसी में अब दूसरे नंबर की बात है समजातीय श्रेणी, आगे लिखा भी होगा, अभी समझा देते हैं। समजातीय श्रेणी, इसी को कहा जाता है बेटा सजातीय श्रेणी। होता क्या है, जब भी किन्हीं यौगिकों के बीच या तो CH2 का अंतर हो, दो जो फॉर्मूले होंगे उनका डिफरेंस निकालेंगे, CH2 निकले, या फिर बेटा 14 अणुभार का अंतर हो, इन दो चीजों का अंतर पाया जाए तो उसे कहते हैं हम लोग सजातीय श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिनके यौगिकों के बीच या तो CH2 का अंतर हो या 14 अणुभार का अंतर हो, उसे कहा जाता है सजातीय श्रेणी। सर एग्जांपल से समझाइए, समझ नहीं आया। तो जैसे मैंने ले लिया CH2 और दूसरा ले लिया C2H6, यहां ले लिया CH4, दोनों एल्केन श्रेणी के लिए ना, पहला मेथेन दूसरा एथेन। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं, यहां C कितना है 2, यहां C कितना है 1, डिफरेंस निकाला, ये एक कैंसिल हो गया, क्या बचा C। H सर यहां कितना है बेटा, यहां 6 है, 3 और 3 6, यहां बेटा यहां सर 4 है, 1 2 3 4, कैंसिल हुआ 4, कितना बचा 2, यानी कि C 1 बचा, H 2 बचा, कितना अंतर आया बेटा CH2। तो यही होता है बेटा समजातीय श्रेणी या समान जातीय श्रेणी या समजातीय, एक ही बात है। तो ऐसी श्रेणी जिनके बीच या तो 14 अणुभार का अंतर आ जाए या CH2 का अंतर आ जाए, उनको कहा जाता है सजातीय श्रेणी। अब की बार पेपर में एक MCQ देखने को मिलेगा, 4 अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी है या कौन सा सजातीय श्रेणी नहीं है। तो एक ऑप्शन देखकर भाग मत जाना, सबके बीच में डिफरेंस निकाला, जिसके बीच में डिफरेंस CH2 का आ रहा है वो सभी समजातीय श्रेणी के अंतर आ रहे हैं, जिसमें नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहे हैं।
अब इसकी आगे परिभाषा विधि होगी, तो देखते हैं इसकी परिभाषा। ये देखो दिया गया है, पूरा इसके बारे में डिटेलिंग लिखा है। यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें एक ही प्रक्रियात्मक समूह होता है और दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर पाया जाता है, उनको कहा जाता है सजातीय श्रेणी। ये परिभाषा जो मैं लेके आया हूं इस बार प्योर NCERT परिभाषा है और सरल शब्दों में है। कहीं डिफिकल्ट वर्ड होंगे उनको मैंने अपनी भाषा में कन्वर्ट करा है, तो इनको बहुत आसानी से आपको दिमाग में सेट कर जाएंगी भाषा और आपको याद भी हो जाएगा। सेम हूबहू यही लिख के आना है आपको बोर्ड की कॉपी में। इनके एग्जांपल में जैसे मैंने वो बताया था, यहां दिया है मेथेनॉल और एथेनॉल, दोनों एक ही समूह लिया क्योंकि यहां प्रक्रियात्मक समूह का बात करा गया था। तो मेथेनॉल और एथेनॉल, जैसे एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH और लास्ट में एथेनॉल का CH3OH। अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है बेटा। H से H कैंसिल, O से O कैंसिल, H 5 में से 3 H गया है, H 2 बचा, 2 कार्बन में से 1 कार्बन गया, 1 कार्बन बचा। लास्ट में रिजल्ट में जो अंतर निकल के आया वो CH2 का निकल के आया बेटा, इसीलिए इसको कहा जाता है सजातीय श्रेणी। फिर से समझिएगा, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें एक ही प्रक्रियात्मक समूह होता है, अलग अलग नहीं कर सकते। 2 एल्केन के लिए तो 2 एल्केन के ही शर्त लेंगे, ये नहीं एक एल्केन का ले लिया एक एल्काइन का लिए, ये सब नहीं चलेगा। एक ही प्रक्रियात्मक समूह होता है और दोनों के बीच क्रमागत CH2 का अंतर या 14 अणुभार का अंतर होता है, उसे कहा जाता है बेटा सजातीय या समजातीय श्रेणी। यानी कि ये इसका एग्जाम्पल है, आपको समझाया मैंने, पूरा सही से समझ में आ गया होगा। इनका गुण क्या होता है, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ धीरे धीरे बदलते रहते हैं। क्या चीज प्रॉपर्टीज इक्वल रहती है, रासायनिक गुण की, लेकिन इनका भौतिक गुण और इनका आणविक द्रव्यमान बढ़ने के समय धीरे धीरे बदलते रहते हैं। ये फिक्स नहीं होते, बट इनका फिक्स जो पार्ट है प्रॉपर्टीज है वो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि रासायनिक गुण इनके हमेशा बराबर होते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सजातीय और समजातीय श्रेणी का आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, ये बेटा दो ही आपके चैप्टर में बचे हैं, एक एथेनॉल बचा है और एक एथेनोइक। पहले तो एथिलीन एथेनॉल बहुत कुछ हुआ करता था, अब जो नया एडिशन का सिलेबस है पिछले 2 साल से, वहां इनको हटा दिया गया। सिर्फ 2 ही चीजें हैं, कौन कौन सी, एथिल एल्कोहल और दूसरा हमारा जो है एस्टेक अम्ल है जिसको एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। तो दोनों को हम लोग बारी बारी समझते हैं। पहले समझते हैं एथिल एल्कोहल के बारे में, फिर उसके बाद समझते हैं हम लोग एस्टेक अम्ल के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा एथेनॉल के बारे में। 2 ही आपके सिलेबस में बचा है, एक एथेनॉल और एक एस्टेक अम्ल जिसको एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा एथिल एल्कोहल के बारे में बेटा। तो आपको जैसा कि पता है एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला याद मत किया करो, निकाला करो। जब डी एल्केन श्रेणी से एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है तो एल्केल समूह बनता है, यानी कि एथिल का मतलब हो गया C2H5, एथेन था C2H6, एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया एल्केल यानी कि एथिल बन गया, और एल्कोहल का मतलब होता है C2H5। अब लास्ट में एल्कोहल अभी समझाया था क्रियात्मक समूह मैंने, जब भी एल्कोहल समूह आ जाए लास्ट में क्या जोड़ देते हैं बेटा, ऑल जोड़ देते हैं। कार्बन कितने हैं बच्चा, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या कहा था, एथ कहा था सर। तो एथ प्लस एल्केन श्रेणी में एन जुड़ता है तो लास्ट में ऑल जुड़ जाएंगे, एथ प्लस एन प्लस ऑल, तीनों को मिलाया तो एथेनॉल। ऐसे बनता है इसका यूपीएससी नाम, एथेनॉल। कैसे बनाया सर, क्योंकि ये एल्केन श्रेणी से बन रहा है तो एथ आ गया, एल्केन श्रेणी की वजह से एन जुड़ गया और लास्ट में बेटा OH जुड़ा है इसलिए ऑल जुड़ा, तो ऐसे बना एथेनॉल। एथ प्लस एन प्लस ऑल इज इक्वल टू एथेनॉल। तो ये एथिल एल्कोहल के बारे में पढ़ना है। और दूसरा हमारा है बेटा एस्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH। तो जिसके लास्ट में COOH हो वो कार्बोक्सिलिक समूह होता है, यहाँ OH था तो एल्कोहल समूह था। ये कौन सा समूह था बेटा, कार्बोक्सिलिक समूह। और जो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं उनके लास्ट में बेटा ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। कितना कार्बन है सर, एक कार्बन क्या कहा गया था, मेथ प्लस एन प्लस ओइक अम्ल। तो पूरा जोड़ के बना दिया हमने मेथेनोइक अम्ल। तो ये था मेथेनोइक अम्ल। यही 2 कार्बन होते तो एथेनोइक अम्ल होता। अरे सर एक कार्बन तो आपने छोड़ ही दिया, अच्छा ठीक है बेटा जोड़ लेते हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। तो 2 कार्बन आ गए तो नाम क्या जुड़ गया बेटा, एथेनोइक अम्ल। अब सर ये मेथेनोइक लिख दिया तो ये भी किसी का होता होगा, समझा दीजिए। बिल्कुल समझा देते हैं, पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है समझिएगा, HCOOH, लास्ट में COOH आ रहा, कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक। एक कार्बन दिख रहा, एक कार्बन को सर क्या कहते हैं, मेथ।
तो मैथ प्लस एन प्लस ओइक इज इक्वल टू मेथेनोइक अम्ल। ये सर किसमें काम आता है? तो आपने पढ़ा है बेटा, चींटी बिच्छू, चींटी हो बिच्छू हो तितारे बर्रैया इन सब के जो डंक होता है, डंक में यही पाया जाता है HCOOH, जिसको हम लोग साधारण भाषा में बेटा फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल। ये फॉर्मिक अम्ल का यूज क्या है? फॉर्मिक अम्ल का आयुर्वेदी नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। और फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? जो बिच्छू होते हैं, चींटी होते हैं, इनके डंक में यही पाया जाता है। काटने का जैसी स्वेलिंग बन जाती है बॉडी में, तो यही है। ठीक है, क्या है? फॉर्मिक अम्ल। एसिड है, एसिड और बेस पढ़ा है आपने, क्रिया करते हैं क्या बन जाता है? जल और लवण। तो कभी भी कोई काट ले तो इनके ये क्या है? अम्ल है। अम्ल जब क्षार से क्रिया करेंगे क्या बनेगा? जल और लवण। तो उसको अगर तुम्हें लवण या जल में कन्वर्ट करना है, अगर कोई ये काट ले तो कोई क्षार वाली चीजें लगा लीजिए, आपको तुरंत ही आराम मिल जाएगा। तो ये सब था बेसिक इनके बारे में। तो इनको हम डिटेल में समझते हैं। तो एथिल अल्कोहल, जैसा कि नाम लिखा है एथिल अल्कोहल, और नीचे दिया गया है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। कौन सा समूह है? लास्ट में OH आया, इसलिए सर एल्कोहल समूह बन गया। तो इसका साधारण नाम एथिल अल्कोहल ही है। स्पिरिट वो शराब में जिसका यूज करा जाता है, पढ़ाई आपने। भौतिक गुण क्या है? ये सर रंगहीन होता है, कलरलेस। पानी में ये बेटा घुलनशील है, इसीलिए हम लाके पीते हैं पानी में भाई। विशिष्ट गंध होती है सर, और ये ज्वलनशील है। देखा है ना आपने बार में देखा होगा, वो बियर बार जो होते हैं क्लब टाइप के, वहां वो निकालते हैं आग से, एकदम आग निकल जाती है मुंह से, तो बस वही है, ज्वलनशील है, जलता है। इसीलिए उपयोग क्या है इसका बेटा? पेंट और वार्निश में विलायक सॉल्वेंट होता है बेटा। टिंचर आयोडीन, ये एक बार एमसीक्यू में आया हुआ था। कफ सिरप में भी करता है, इसीलिए खांसी के जो सिरप होते हैं, जैसे ही हम उनको पीते हैं नींद ज्यादा आने लगती है, क्योंकि उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी मिली होती है। और टॉनिक बनाने में भी इसका उपयोग करा जाता है। निर्जलीकरण में भी इसका उपयोग करते हैं। निर्जलीकरण समझते हो? जिससे जल निकल जाता है, डिहाइड्रेशन। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये जब 443 केल्विन पर गर्म करा जाता है इसको, किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये एथीन एक संतप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। सर ये लिखा है, समझ में नहीं आया कैसे बनता है? तो देखो ये लिखा है एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH। रिएक्ट करा दिया बेटा, कितने पे सर? टेम्परेचर 443 केल्विन। और सर उपस्थिति भी तो थी, तो उपस्थिति को भी दर्शा दिया, H2SO4। क्या बनता है बेटा? एथिलीन, यानी कि C2CH2 डबल बॉन्ड CH2। सर बॉन्ड का केस समझ नहीं आता? नहीं आता बेटा, सीधा लिख दो C2H4 प्लस H2O, तो ये बनता है। क्या सर यही पूरी रिएक्शन है? नहीं बेटा, इसका एक प्रोसेस है पूरा, उस प्रोसेस के थ्रू आता है। जैसे ये H2SO4 से क्रिया करता है, सबसे पहले प्राप्त होता है हमको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4, और प्लस निकल जाता है जल अलग। इसको फिर हम पुनः करते हैं, तब होता है C2H4 और प्लस H2SO4। तो ऐसे बनता है एथिलीन। पूरा डिटेल में हमको नहीं समझना, नहीं लिखना है, हमको सीधा यही रिएक्शन करना है। जब एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो एथिलीन यानी कि एल्कीन श्रेणी प्राप्त होती है और जल मुक्त हो जाता है बेटा। इसीलिए इसका नाम रखा गया था निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण इसकी भी होती है, एसिटिक अम्ल की भी होती है। तो एसिटिक अम्ल या ऐसी अभिक्रिया जिसमें जल निकलता है, उसको क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण। तो ये थी इसकी प्रोसेस। पूरा प्रोसेस ये है, तुमको बोर्ड में सिर्फ इतना ही लिख के आना है, इतने में आपका पूरा काम हो जाएगा। ये था मेरा एथिल अल्कोहल बेटा। इसके गुणधर्म सब कुछ लिखे हैं, सीक्वेंस आप याद कर लीजिए। ऐसा ही डिक्टो आपको पेपर में छाप कर आना है। अगला बेटा एथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल लिखा था, पूरा वही समझेंगे कैसे इसका सिस्टम बना। तो इसका फॉर्मूला बेटा मैंने अभी समझाया था, CH3COOH। लास्ट में चूंकि COOH जुड़ा है, इसलिए कौन सा समूह हो गया? कार्बोक्सिलिक समूह। इसका साधारण नाम बताया था एसिटिक अम्ल, जिसको हम लोग सिरका भी कहते हैं, लेकिन सिरका की कुछ ही मात्रा होती है, उसको आगे देखो लिखा होगा, बताया जाएगा। तो इसका भौतिक गुण क्या है? सिरके जैसी इसमें गंध आती है। इसके 3 से 4% घोल को ही क्या कहते हैं हम लोग? सिरका। तो एसिटिक अम्ल के 3 से जो 4% घोल होते हैं, उसको सिरका कहा जाता है, ना कि पूरा एसिटिक अम्ल को हम सिरका डिफाइन कर सकते हैं। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन पर बर्फ जैसा जम जाता है। जब इसको फ्रीज किया जाता है शीतलन पर, तो ये कैसे जम जाता है? बर्फ जैसा। इसी को कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। एक बार एक क्वेश्चन आया था, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं? तो जब शुद्ध एथेनोइक अम्ल को शीतलन पर बर्फ जैसा ये जब जम जाएगा, तो वही प्रोसेस होती है इसकी, वही दिखता है। ये ग्लेशियल का मतलब यहाँ बर्फ से तात्पर्य है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बन जाता है। इसकी महत्वपूर्ण क्रिया क्या है? एक तो इसका एस्टरीकरण है। अगर रासायनिक गुणधर्म आ जाए तो वही तुम्हारा सेम क्रिया करेगा एथिल अल्कोहल में भी और फिर इसमें भी। होता क्या एस्टरीकरण, उसको डिटेल में समझते हैं। एस्टरीकरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। एस्टरीकरण नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिससे एस्टर बने उसको क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। तो इसको समझिएगा, आसान शब्द में समझाते हैं। जब भी कोई अम्ल अल्कोहल के साथ क्रिया करता है, तो बेटा
एस्टर बनता है और जल बनता है, जल और एस्टर बनता है, यही प्रोसेस कहलाती है हमारी एस्टरीकरण। जब अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं तो जल और एस्टर का निर्माण होता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है एस्टरीकरण। फिर से समझिएगा, जब अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं तो जल और एस्टर का निर्माण होता है, इसी को कहा जाता है एस्टरीकरण। तो सर अम्ल क्या है? एक ही तो है अम्ल, एस्टर अम्ल हमारे सिलेबस में, यानी कि CH3COOH प्लस सर एल्कोहल, एक ही एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल अभी पढ़ के आए हैं, C2H5OH। रिएक्शन कराया बेटा सर जल और एस्टर। सर जल तो ठीक है, एस्टर क्या होता है अभी समझ में आएगा। जब जल निकाल दो बचा हुआ क्या हो गया? एस्टर। जल का मतलब H2O, तो एक ये OH आ रहा है और एक ये आ रहा है, इसको पकड़ लीजिए, ये क्या हो गया? जल का H2O, जल निकाल दिया हमने प्लस H2O। अब जो कुछ भी बचा वही क्या है? एस्टर। क्या बचा सर? एक तो ये बचा था CH3COO और एक तरफ सर ये बचा था C2H5, यही बेटा हो गया एस्टर। तो जब अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं तो जल और एस्टर का निर्माण होता है, यही प्रोसेस कहलाती है एस्टरीकरण। सर इसका साधारण नाम वैसे क्या बनेगा? तो CH3COO को कहा जाता है बेटा एसीटेट और जबकि C2H5 को कहा जाता है एथिल, तो इसका नाम हो गया बेटा एथिल एसीटेट। और वैसे क्या कहते हैं बेटा? एस्टर। और ये तो जल हाइड्रेट है ही हमारा। तो ये पूरी इसकी प्रोसेस थी। यहाँ पे भी समझाया गया है, ये एक अम्ल लिया यानी कि एस्टिक अम्ल, साथ में लिया एल्कोहल, ठीक है। अम्ल यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? कैटालिसिस, जो क्रिया की दर को बढ़ा दे या कम कर दे लेकिन स्वयं उसमें भाग नहीं लेता है, उसको कहा जाता है उत्प्रेरक यानी कि कैटालिसिस। तो जब भी एक अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं बेटा तो एस्टर के साथ जल बनता है, इसी को कहा जाता है एस्टरीकरण। इसका नाम एथिल एथेनॉइड भी रख सकते हैं, ऐसे एथिल एसीटेट भी कह सकते हैं। पूरी प्रोसेस को मैंने समझाया, यही था पूरी प्रोसेस का सिस्टम। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये IUPAC नाम के करण है, इसको मैंने अभी पूरा आपको समझाया था किसको क्या कहा जाता है। एक एक्स्ट्रा वीडियो आएगा जिसमें हम IUPAC के बारे में डिटेल में समझेंगे, क्या है IUPAC, क्या है इसका पूरा सिस्टम। अभी समझिएगा हल्का सा। तो मैंने अभी समझाया था, जब एक कार्बन होता है बेटा, मैथ कहते हैं एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और 10 को कहा जाता है बेटा डेका। ऐसे हम कार्बन को अलग अलग डिफाइन करते हैं, ये उसका प्रोसेस है। अभी मैंने आपको उसमें समझाया था अलग से। तो IUPAC नामकरण दो चीजें से मिलकर बनती हैं, एक प्रीफिक्स यानी कि पूर्वलंग जो मैंने बताया था लास्ट में जोड़ा जाता है, एक मूल शब्द होता है जो आगे उसके समूह को डिफाइन करता है, एक अनुलंग उसका सफिक्स होता है। पूर्वलंग जो पहले लगे, अनुलंग जो बाद में लगे, इसको प्रीफिक्स कहते हैं, उसको सफिक्स कहते हैं। तो मूल शब्द क्या होता है? जो वर्ड रूट क्या है? जो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर डिफाइन हो, मैथ है, प्रोप्यूट, ये सब सिस्टम है, यही इनके मूल शब्द होते हैं। अगर कहीं दो कार्बन लिखे हैं, इसका मतलब ये एथ है, तो इसका मूल शब्द क्या हो गया? एथ, ये होता है मूल शब्द। तीसरा अनुलग्न क्या होता है बेटा? अनुलग्न यानी कि सफिक्स, जो आबंध के प्रकार और प्रकारात्मक समूह के आधार पर लगे उनको कहा जाता है अनुलग्न, जो मैंने अभी बताया था। तो ये कुछ नियम्स हैं, अभी डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे IUPAC का जिसमें पूरा केवल IUPAC को ही हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। उनके ये एग्जांपल दिए हैं किसकी क्या संरचना होती है, जो मैं अभी समझा चुका हूं, फिर दिया है इसमें तो एक बार फिर बता देते हैं। जैसे लास्ट में ये अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में बन रहे हैं, 3 कार्बन है, एकल बंध है। जब भी एकल बंध होता है बेटा तो उसका एल्केन श्रेणी आता है। एल्केन श्रेणी का समान सूत्र मैंने अभी आपको समझाया है, CnH2n+2 होता है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन की जितनी संख्या है, हाइड्रोजन में उसके दुगने से 2 ज्यादा होते हैं, वो एल्केन श्रेणी में आते हैं। इसके लास्ट में हम एन जोड़ देते हैं। जैसे प्रोपेन एक आया, तो प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन बताए थे मैंने? 3, तो प्रोपेन में 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितना होगा एल्केन श्रेणी में? दुगने से 2 ज्यादा, 3 का दुगना हुआ 6, 6 में 2 जोड़ा कितना आया बेटा? 8, तो ये C3H8 बन गया, इसीलिए इसका नाम प्रोपेन है। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन को हम लोगों ने प्रोप का बेटा, ये एल्केन श्रेणी का सदस्य है बेटा, इसलिए इसके लास्ट में एन जुड़ गया। जब भी प्रोप में एन जोड़ेंगे तो टोटल निकल के आएगा हमारा प्रोपेन। तो ये इसके IUPAC नाम का करण है बेटा, इसको हम इस सीक्वेंस में करते हैं। सारे समूह अलग अलग दिए हैं, एल्कीन श्रेणी जिसके लास्ट में एन जुड़ा है, जिसका समान सूत्र CnH2n होता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन में जस्ट डबल का अंतर होता है बेटा, अगर कार्बन के 2 अणु हैं तो हाइड्रोजन के ऑटोमेटिक 4 अणु बन जाएंगे। लास्ट में एल्कोहल, जिसके लास्ट में OH आ जाए बेटा, वो एल्कोहल समूह होता है, इसके लास्ट में ऑल जोड़ देते हैं। जैसे मेथेनॉल लगा है, तो मैथ का फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 कार्बन होते हैं, तो एक कार्बन अलग बन गया तो मेथेनॉल बनाना है, CH3OH, ये बन गया मेथेनॉल। अगर एथेनॉल बनाना होता तो C2H5OH, जिसका अभी हमने एथिल अल्कोहल का जिक्र भी किया था। ऐसे ही लास्ट में बेटा हैलोजन समूह आते हैं। हैलोजन के अंदर मैंने बताया था 3 चीजें आती हैं बेटा, Cl, Br और I। Cl जहां जुड़ा होगा उसको क्लोरो कहा जाएगा, Br जहां जुड़ा होगा उसको ब्रोमो कहा जाएगा, I जहां जुड़ा होगा उसको आइडो कहा जाएगा। यानी क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन और आइडोमेथेन अलग अलग टाइप से बन जाएंगे।
एथेन अगर लगा है तो कार्बन के 2 अणु हैं, मेथेन लगा है 1 अणु है, प्रोपेन लगा है 3 कार्बन के अलग अलग नंबर दिए हैं। लास्ट में आता है बेटा एल्डिहाइड समूह, जिसका चिन्ह ये होता है CHO। इसमें क्या होता है, लास्ट में नल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, नल। 1 कार्बन है, मेथेनल 2 है, एथेनल प्रोपेनल बनता जाएगा हमारा। और लास्ट में जो हमारा बचता है वो है एस्टेकम। एस्टेकम को कार्बोक्सिलिक समूह के नाम से कहा जाता है। ये इसका चिन्ह होता है सिंगल बॉन्ड COOH। इसके लास्ट में बेटा नोइक अम्ल जोड़ देते हैं। जितने भी कार्बन, जैसे 3 कार्बन दिए हैं तो प्रोपेनोइक अम्ल, 2 कार्बन दिए हैं एथेनोइक अम्ल, यानी कि जैसे ये दिया है CH3COOH। इसके लास्ट में बेटा COOH, इसका मतलब नोइक जुड़ जाएगा। कार्बन गिनेंगे 1 और 1 2 कार्बन का क्या जाता है एथ। एथ में जब नोइक जोड़ा हमने तो बन गया एथेनोइक अम्ल। जैसे लिखा है HCOOH, लास्ट में COOH है बेटा, क्या जुड़ जाएगा नोइक अम्ल। 1 कार्बन दिया है, 1 कार्बन को मैथ कहा जाता है। मैथ में जब नोइक जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ये वही है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। पढ़ा है आपने, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, ततार अबर्रियन के डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मूला सर क्या होता है HCOOH। लास्ट में क्या जोड़ा है HCOOH, यानी कौन सा समूह हो गया, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक समूह के अंत में क्या लगाते हैं बेटा, नोइक अम्ल लगाते हैं। कितने कार्बन है, 1 कार्बन को सर क्या कहा जाता है, मैथ, इसलिए नाम बना इसका मेथेनोइक अम्ल। ये पूरा सिस्टम था IUPAC का। ऐसे ही IUPAC का डिफाइन करा जाता है, ऐसे ही सभी तत्वों के, सभी फॉर्मूला यौगिकों की IUPAC हम आसानी से बना सकते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं बेटा रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इससे पेपर में क्वेश्चन 100% आने ही आने। मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का यही है बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है दहन अपक्रिया। दहन अपक्रिया आपको पता है, जब भी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी को कहा जाता है दहन अपक्रिया। मतलब वायु में जलाने पर जिसमें CO2 H2O ऊष्मा ऊर्जा निकल जाए तब उसी को कहा जाता है दहन अपक्रिया। जैसे मेथेन गैस का ले लिया मैंने CH4 का, ऑक्सीजन से इसका क्रिया कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला प्लस H2O निकला, ऊष्मा और प्रकाश भी मुक्त हुआ, इसलिए इसको कहा गया है दहन अपक्रिया। वैलेंसी के साथ लिखा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब नीली स्वच्छ ज्वाला से जलते हैं इसी के अंदर, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीली काली ज्वाला से जलते हैं और राख जैसा धुआं उत्पन्न होता है। ये सब दहन अपक्रिया की क्वालिटीज हैं। ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए गए हैं, NCERT से सीधा उठा के डाले गए हैं, जिससे आपके MCQ बनने के पूरे चांस रहते हैं। इसी क्रम में बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर आया है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मैंने पहले ही समझाया था कि कुछ अभिकर्मक जैसे क्षारीय केमेनोफोर या पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 की उपस्थिति में अल्कोहल या कार्बनिक अम्ल से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उनको कहा जाता है ऑक्सीकरण। यानी कि ये मैंने ले लिया एथिल अल्कोहल C2H5, इसकी रिएक्शन करा दी ऊष्मा की उपस्थिति में। ये ले सकते हैं या तो क्षारीय केमेनोफोर ले लेंगे या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 ले लेंगे। तो इससे ये ऐसे ही ऑक्सीकृत होगा बेटा, CH3COOH बन जाएगा। तो यहाँ H कितने, 3 2 5 और 1 6, यहाँ कितने हो गए 4, जिसमें हाइड्रोजन की कमी हो जाती है बेटा, वही ऑक्सीकरण होती है। और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 था, कितना हो गया 2, यानी कि ऑक्सीजन की बेटा यहाँ हो गई वृद्धि। या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, उसी को कहा जाता है बेटा ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ये था मेथड ऑक्सीकरण का। इसी में संकलन अपक्रिया, ये मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा दिया है। जब भी 2 आपस में क्रिया जोड़कर उसका प्रयोग कर लेते हैं संकलन आता है। इसमें मैंने हाइड्रोजनीकरण को भी समझाया था। जब भी एल्केन श्रेणी यानी कि C2 एल्कीन श्रेणी में हाइड्रोजन का योग कराया जाता है तो वो एल्केन श्रेणी में कन्वर्ट हो जाती है। ये कौन सी श्रेणी थी, एल्कीन, यानी कि C2H4 जस्ट डबल है, एल्कीन श्रेणी पढ़ के आए अभी आप। अब C2H6 दुगने से 2 ज्यादा हो गया, कौन सी श्रेणी में कन्वर्ट हो गया बेटा, एल्केन श्रेणी में। तो यही होता है हाइड्रोजनीकरण। इसी को हम संकलन अपक्रिया से, एडिशन रिएक्शन से ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरा प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये कल मैंने विस्थापन अपक्रिया को समझाया था, वही प्रतिस्थापन अपक्रिया को उसमें हटा कर सकते हैं। तो परिभाषा क्या है, जब भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि जो कम क्रियाशील होते हैं उपस्थित एक ऐसा परमाणु जो दूसरे को प्रतिस्थापित करके, मतलब कम क्रियाशील वाले को हटाकर अधिक क्रियाशील वाला उसका स्थान ले लेता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। जैसे मैंने मेथेन गैस को ले लिया तो मेथेन गैस CH4, यहां से क्या करेंगे हम, इससे सूर्य के हाई वोल्टेज यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराते हैं, किससे, क्लोरीन से, Cl2 से। तो ये विस्थापित कर देता है, एक HCl अलग हो जाता है, बचा क्या, CH3Cl। इसी को हम लोग क्या कहा जाता है, क्लोरोमेथेन। ये क्लोरोमेथेन बन गई, HCl अलग हो गया, 4 और 1 3 पूरी वैलेंसी है। ये प्रोसेस है। ये मेन रिएक्शन जो है वो इस प्रकार कुछ होती थी, कक्षा 12 में आपने पढ़ा होगा। मैं अभी एक ही लाइन में इसको डिस्क्राइब करता हूं। जब भी मेथेन गैस में हम लोग क्या करते थे, Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 जोड़ते थे, HCl निकाल देते थे, तो एक एक कम होता चला जाता था, यानी कि CH3Cl प्लस HCl निकलता था। तो इसको HCl को हटा के सीधा समझते हैं, यहाँ -HCl में करते जा रहा हूं तो इसलिए इसको यहाँ हटा देते हैं।
तो सीधा सीधा बन जाता था CH3Cl। ये तब तक रिएक्शन चलती रहती थी जब तक कि हाइड्रोजन सभी विस्थापित ना हो जाए। फिर इसका बेटा Cl2 से कराया, फिर इसका HCl एक निकल जाएगा तो CH2 Cl2 बचेगा, फिर इसका बेटा Cl2 से कराया, फिर एक HCl निकाला तो CH Cl3 बचा, और फिर इसका बेटा Cl2 से कराया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और HCl निकाला तो लास्ट में बचा CCl4। ये पूरा प्रोसेस है कक्षा 12 का। आपको सिर्फ इतना लिखना है, कक्षा 10 का भी यहीं तक है। तो ये है कक्षा 12 का प्रोसेस, यानी एक एक हाइड्रोजन को जो विस्थापित करते हुए जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है प्रतिस्थापन अपक्रिया। मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, इसी को क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है, और टेट्राक्लोरोमेथेन। एक एक कम होता चला जाता है। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, इसी को क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। जो आपने पिक्चरों में देखा है, रुमाल में सुखा के बेहोश कर देते हैं, तो यही है वो क्लोरोफॉर्म। तो यह है प्रतिस्थापन अपक्रिया। आगे बढ़ते हैं, सावन और अपमार्जक के बारे में समझते हैं। तो सावन और अपमार्जक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सर मिसेल क्या होता है। मिसेल का निर्माण जो पीछे गंदगी लग जाती है ना ऑयल की वजह से, वही सब मिसेल होता है। इसका एक रिएक्शन भी आता है सावनीकरण, जो कि यहाँ नहीं दिया गया, उसको लिख देते हैं सावनीकरण को। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझिएगा। परिभाषा कैसे लिखेंगे, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को सावन कहते हैं, और यही रिएक्शन कहलाती है सावनीकरण। यानी कि CH2O CO C17H35, सिंगल बॉन्ड CHO CO C17H35, और फिर CH2O CO C17H35। ये बेटा सोडियम रबर ले लो या पोटेशियम रबर ले लो, जैसे मैंने लिया NaOH। तो यहां पर सावन बनता है, इसके साथ ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल भी अलग हो जाता है, यानी कि CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH, प्लस जो बचता है उसको यहां लिख देते हैं। प्लस में बेटा क्या बचता है हमारा, सावन। सावन का फॉर्मूला क्या है सर, C17H35 COO Na। ये है सावन। रिएक्शन थोड़ी बड़ी जरूर होती है, लेकिन इजी है, दिमाग लगाएंगे समझेंगे। इसको सोडियम स्टीरेट कहा जाता है बेटा। तो यहाँ पर C17H35 कितने बार आया बेटा, 3 बार। तो सर वैलेंसी के लिए 3 करने पड़ेंगे, तो सर Na भी तो 3 हो गए, तो Na यहाँ 3 कर दिए। वैलेंसी परफेक्ट है, पूरी है, सब कुछ बैलेंस के साथ लिखा है। ये फॉर्मूला बेटा होता है जो मैंने लिखा है, ये इतना बड़ा फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये तेल या वसा का फॉर्मूला होता है। किसका है, तेल या वसा का। ये इसका सोडियम रबर ले लिया, यहाँ पोटेशियम रबर KOH भी ले सकते थे। ये जो फॉर्मूला सा निकल के आया है, ये निकल के आया है ग्लिसरॉल का, इसी को ग्लिसरीन भी कहते हैं। देखा है ना नाटकों में, आंसू नहीं आते सास बहू और साजिश, जैसे ही ड्रॉप डाला आंसू की जड़ी लग गई, यही है वो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। नेल में भी लोग लगाते हैं, नेल पॉइंट जब नेल पॉलिश करते हैं उसको साफ करने के लिए। और ये बन गया सोडियम स्टीरेट यानी कि सावन। तो ये प्रोसेस सावन की थी। परिभाषा लिखी होगी, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, लंबी श्रृंखला है ना इसकी, तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहा जाता है, सावन। कार्य विधि, सावन को 2 भागों में बनाया जाता है, एक जो जल में घुलनशील है और एक जो वसा में घुलनशील है। एक जल रागी होता है, एक जल विरागी होता है, वही बताया गया। एक जल रागी सरा, एक जल विरागी सरा। जो आयनिक भाग जल में घुलनशील होगा वो जल रागी होगा, और जो वसा में यानी कि लंबी हाइड्रोजन कार्बन पूंछ वाले तेल में घुलनशील होगा बेटा, गंदगी में घुलनशील होगा, वो कहलाएगा जल विरागी। इसी से मिसेल बनता है। मिसेल का निर्माण जल विरागी पूंछ गंदगी को घेर लेती है और जलीय जलरागी सरा बाहर रहता है। यह संरचना मिसेल कहलाती है। मिसेल का पूरा प्रोसेस दिया गया है, और जब भी इसे पानी मिलाया जाता है तो मिसेल गंदगी से बाहर है। जैसे ही हमने साबुन लगाया, साबुन जैसे ही लगाया, इसमें ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं, सोडियम अलग अलग दिए गए हैं, ये क्या करता है, ये जो गंदगी बन जाती है यही मिसेल होती है। इसको वो सोप से, साबुन से उसके मॉलिक्यूल्स को अलग कर देती है। इसको जो इसके अंदर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होते हैं उसको साइड निकाल देती है, और लास्ट में उसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड खत्म हो जाते हैं और कपड़े हमारे अच्छे से बेहतर साफ हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस था साबुन और अपमार्जक का। तो ये था पूरा सिस्टम। यहीं तक वीडियो है, पूरा सिलेबस एक चैप्टर 1 शॉट में हमने कवर किया है। आपको आई होप अच्छा समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप पेन और कॉपी की मदद से लेंगे, एक एक चीज को प्रॉपर नोट करेंगे, अपने माइंड में सेट करेंगे, एक्स्ट्रा इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आपको और बेहतर लगेगा और अच्छा समझ में आएगा। अब आपको भी पता है आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, तो अब तन्मयता के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है, मेरिट में अपना नाम लेके आना है बेटा, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हम मेहनत करके आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज के नोट्स लेके आ रहे हैं, बहुत सरल शब्दों में पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही आप भी अपने माइंड में ये चीज बनाइएगा कि मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं। और वो तरीका याद है ना, पूरे सिलेबस का एक एक चार्ट पेपर बनाइए जिसको आप प्रॉपर रिवीजन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।